नॉर्वेजियन फैंटेसी मॉन्स्टर फिल्म ट्रोल एक सिंपल सा सवाल पूछती है, अगर ऐसे ट्रोल सच में मौजूद होते और अचानक मॉडर्न दुनिया में फंस जाते तो क्या होता। कहानी फॉलो करती है पैलेंटोलॉजिस्ट नोरा टाइडमैन को, जिसे अचानक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बुला लिया जाता है क्योंकि एक बड़ा सा मॉन्स्टर अंडर कंस्ट्रक्शन टनल से बाहर निकल आया है। ट्रोल थोड़ा प्रेडिक्टेबल और सिली जरूर है, लेकिन अगर आप फैंटेसी एडवेंचर मूवीज एंजॉय करते हैं तो ये काफी इंटरेस्टिंग लग सकती है, स्पेशली क्योंकि इस फिल्म का सीक्वल भी हाल ही में रिलीज हुआ है। फिल्म की शुरुआत होती है नॉर्वे के रोम्सडेलन में ट्रोल माउंटेन की चोटी के ऊपर। एक छोटी सी लड़की नोरा और उसके डैड टॉबियस लंबी चढ़ाई के बाद थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। दोनों अक्सर ऐसे एडवेंचर्स पर जाते रहते हैं। तभी टॉबियस उसे माउंटेन की तरफ देखने को बोलता है और उनके नाम का ओरिजिन इमेजिन करने को कहता है। वो एक लोक कथा सुनाता है। कहानी के मुताबिक एक ट्रोल वेडिंग में 13 ट्रोल्स इतने ज्यादा पीकर टल्ली हो गए थे कि उन्हें वक्त का होश ही नहीं रहा। जब सूरज उगा वो लोग भाग नहीं पाए और सूरज की रोशनी पड़ते ही वो पत्थर बन गए। कहते हैं वही 13 ट्रोल्स ट्रोल पीक के 13 फेसेस बन गए। टॉबियस इंसिस्ट करता है और नोरा अपनी इमेजिनेशन में कुछ सेकंड्स के लिए उन चेहरों को पहाड़ों में देख भी लेती है। 20 साल बाद अब वही छोटी नोरा टाइडमैन बन चुकी है, एक मेहनती डिटरमिन्ड पैलेंटोलॉजिस्ट। वो नॉर्दर्न वेस्टर्न नॉर्वे में एक एक्सपीडिशन लीड कर रही है, जहां वो अटलांटिक कोस्ट पर डायनासोर के अवशेष ढूंढ रही है। इसी दौरान नॉर्वा के डोवरे माउंटेन में एक कंट्रोवर्शियल खुदाई का प्रोजेक्ट चल रहा है। गवर्नमेंट ने यहाँ एक रेलवे लाइन बनाने की इजाजत दे दी है, लेकिन इलाके के लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये पूरा इकोसिस्टम बर्बाद कर देगा। मजदूर पहाड़ों के बीच सुरंग खोद रहे हैं और प्रोटेस्टर बिल्कुल सामने खड़े दिख रहे हैं। काम करने वाले लोग थोड़ी एरोगेंस से एनवायरनमेंट को डैमेज करते हुए दिखते हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ जाता है जब टनल के अंदर से एक जबरदस्त गूंजती हुई दहाड़ सुनाई देती है। ये आवाज इतनी चौंकाने वाली होती है कि सारे मजदूर घबरा कर टनल से बाहर भाग जाते हैं। अगले कुछ मिनटों में टनल से बहुत बड़ा और खतरनाक क्रिएचर आता है। वो इतना बड़ा होता है कि सब जगह उसके बड़े बड़े पैरों के निशान रह जाते हैं। गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, इसलिए वो फौरन नोरा को बुला लेते हैं और उसे कंसल्टेंट साइंटिस्ट बना दिया जाता है। नोरा को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उसके सामने कौन सी खोज है और कैसे ये सब प्रूव करेगी कि उसके डैड टोबियन शुरू से सही थे। जब नोरा को पहली बार टॉप सीक्रेट मीटिंग में बुलाया जाता है, जहां पीएम और अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स बैठे होते हैं, तो वो काफी कंफ्यूज होती है कि इतना तमाशा क्या हो रहा है। लेकिन फिर एक प्रोटेस्टर के फोन से वीडियो मिलती है जिसमें टनल के पास एक परछाई दिखती है, 150 फीट से भी ज्यादा लंबी। जमीन पर मिले बड़े निशान भी एग्जैक्टली उसी के फुटप्रिंट्स लगते हैं। नोरा अभी कुछ फाइनल बोल नहीं सकती, लेकिन उसे शक होने लगता है कि कोई सुपरनैचुरल क्रिएचर गहरी नींद से जाग गया है। थोड़ी देर बाद ही अथॉरिटीज को एक और फोन आता है। एक अजीब हादसा हो गया। पहाड़ी इलाके में किसी बहुत हैवी चीज ने एक परिवार का पूरा घर बर्बाद कर दिया। नोरा, एंड्रियस और क्रिस्टोफर हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचते हैं ताकि पता चल सके कि ये सब कौन कर रहा है। घर में हुई तबाही देखकर समझ आता है कोई बहुत ही बड़ा सा क्रिएचर पूरे घर के ऊपर से गुजर गया होगा। वहाँ मिले बड़े बड़े फुटस्टेप्स भी पहले वाले फुटप्रिंट जैसे ही लगते हैं, तो थ्योरी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी पॉइंट पर नोरा डिसाइड करती है कि उसे अपने डैड से हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि टॉबियस ने जिंदगी भर क्रिप्टिड्स और नॉर्वे की लोक कथाएं वाली क्रिएचर पर रिसर्च की है। दोनों काफी सालों बाद मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि इनके रिश्ते में थोड़ा मनमुटाव है। फिर भी टॉबियस हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी थ्योरीज प्रूव करना चाहता है, ना कि वो अपनी बेटी की हेल्प करना चाहता है। नोरा और टॉबियस उस जगह पहुंचते हैं जहां फुटप्रिंट्स अचानक खत्म हैं। पूरा इलाका खुली घाटी है, ना कोई गुफा ना कोई छुपने की जगह। ये एकदम वियर्ड लगता है कि इतना बड़ा क्रिएचर अचानक गायब कैसे हो गया। यहीं पर नोरा और टॉबियस एक ही नतीजे पर आते हैं। दोनों एक ही चीज सोच रहे हैं। नोरा को ऑलमोस्ट यकीन हो जाता है कि ये लोग एक ऑग्रे यानी एक ट्रोल से डील कर रहे हैं। बिल्कुल नॉर्डिक माइथोलॉजी वाला ट्रोल, जो अपने रॉकी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से पहाड़ों में परफेक्टली कॉमिफ्लेज हो जाता है, लिटरली हाइड इन प्लेन साइट। पहले जब नोरा ने अटैक एरिया को स्कैन किया था, उसे कोई बायोलॉजिकल ट्रेस नहीं मिला। अब समझ आता है क्यों। लेजेंड्स के हिसाब से ट्रोल्स की बॉडी मांस से नहीं बल्कि पत्थर, मिट्टी और नेचुरल अर्दी मटेरियल से बनी होती है, इसीलिए वो नॉर्मल स्कैन में डिटेक्ट नहीं होते। उनकी एक ही पहचान होती है, उनकी स्ट्रॉन्ग और हाइपर नेचुरल स्मेल, जिसका मेंशन नोरा बार बार करती है। क्रिएचर जहाँ से गायब हुआ था, वहाँ टॉबियस को एक वियर्ड सी टोपोग्राफी मिलती है, जो उसकी डिटेल मैप में लिखी ही नहीं। थोड़ी देर बाद दोनों को झटका लगता है, क्योंकि वो लिटरली एक सोए हुए ट्रोल के ऊपर खड़े हैं। ट्रोल वहीं फ्लैट होकर छुपा हुआ था। जब वो जिजेंटिक ट्रोल उठकर आर्मी हेलीकॉप्टर पर अटैक करने लगता है, तो उसकी क्लियर फुटेज कैप्चर हो जाती है
और फाइनली प्रूव हो जाता है कि ट्रोल सच में एग्जिस्ट करते हैं। फिल्म ट्रोल अपनी मेन कहानी के साथ साथ नोरा की जिंदगी की दर्द भरी कहानी भी दिखाता है, उसका लॉस, उसका अकेलापन और उसका अपने डैड से टूटा रिश्ता। धीरे धीरे रिवील होता है कि नोरा ने अपनी मॉम को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था फिल्म की शुरुआत के बाद, लेकिन उस दिन नोरा ने सिर्फ अपनी माँ ही नहीं बल्कि अपने डैड को भी स्पिरिचुअली खो दिया। टोबियस अपनी पत्नी की मौत के गम को हैंडल नहीं कर पाया। पहले ही ट्रोल्स और क्रिप्टिड्स उस पर हावी थे, लेकिन पत्नी की मौत के बाद वो अपनी ही दुनिया में खो गया। उसका दर्द इतना गहरा था कि उसे बाकी सब लोग इंक्लूडिंग उसकी बेटी नजर ही नहीं आए। नोरा के लिए ये सब बहुत पेनफुल था। उसका डैड इमोशनली उससे दूर होता गया। टोबियस के पास बस एक ही मिशन रह गया, प्रूफ करना कि ट्रोल्स कभी सच में एग्जिस्ट करते थे। वो नोरा को भी फोर्स करने लगता था कि वो इन एडवेंचर्स में साथ आए, जबकि नोरा एक सीधा सादा बचपन चाहती थी। धीरे धीरे नोरा अपने डैड से इमोशनली कट ऑफ हो गई और इनका रिश्ता ऑलमोस्ट टूट सा गया। जब इतने सालों बाद नोरा और टोबियस फिर मिलते हैं, तभी क्लियरली फील होता है कि नोरा के दिल में गुस्सा जमा है। वो इरिटेट होकर बोलती है कि अगर ट्रोल सच में एग्जिस्ट करते तो पैलेंटोलॉजिस्ट जैसे वो खुद कब का प्रूफ ढूंढ चुके होते। बेसिकली वो ट्रोल्स पर गुस्सा नहीं है बल्कि अपने डैड पर है। नोरा को लगता है कि उसकी मॉम की मौत के बाद टोबियस ने उसे इग्नोर कर दिया और सिर्फ ट्रोल्स को प्रूव करने के ऑब्सेशन में वो बिजी हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाप बेटी ने सुलह कर ली, दोनों अपनी गलतियां एडमिट करते हैं। टोबियस मान लेता है कि वो एक अच्छा पिता नहीं था और अपने फैसलों के लिए सॉरी बोलता है। नोरा भी समझ जाती है कि उसका डैड ट्रोल्स के बारे में पूरे वक्त सही था। वहीं गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ट्रोल्स को सिर्फ वायलेंस से ही रोका जा सकता है। आर्मी को ऑर्डर मिलता है कि मिसाइल और टैंक से अटैक किया जाए। नोरा और टोबियस भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन फाइट करने के लिए नहीं बल्कि ट्रोल को समझने और स्टडी करने के लिए। जब सारे अटैक्स फेल हो जाते हैं, टोबियस फौरन ट्रोल की तरफ भागता है। वो उससे डायरेक्टली बात करने लगता है, जैसे वो किसी जिंदा फीलिंग क्रिएचर से बात कर रहा हो। शॉकिंगली ट्रोल उसकी बात सुनता भी है। वो काम हो जाता है, अटैक करने की कोई इंटेंशन नहीं दिखाता। इस पल में टोबियस प्रूव कर देता है कि ट्रोल सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं, वो इंटेलिजेंट है और इंसानों जैसे इमोशंस फील और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन तभी गलती हो जाती है। आर्मी से गलत टाइम पर तोप चल जाती है। ट्रोल डिस्टर्ब हो जाता है और जैसे ही वो पलटता है, उसके हाथ से टोबियस दूर जा गिरता है। ट्रोल की इंटेंशन उसे नुकसान पहुंचाने की नहीं होती, बट वो एक जाइंट क्रिएचर है। एक हल्का सा पुश भी इंसान के लिए घातक होता है। टोबियस जमीन पर गिरता है। वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कुछ मिनटों में ही उसकी मौत हो जाती है। नोरा के लिए ये बहुत दर्दनाक होता है। पहले उसने अपने डैड को इमोशनली खोया था, पर अब वो उन्हें सच में हमेशा के लिए खो देती है। अब वो अपने डैड के बोले गए आखिरी शब्दों का मीनिंग समझ लेती है। उसे आखिरकार एहसास होता है कि उसके डैड हमेशा सही थे। ट्रोल के अटैक की एक्चुअल इंटेंशन कुछ और ही थी। ट्रोल्स नेचर से एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन जब उन्हें डिस्टर्ब किया जाता है, तकलीफ पहुंचाई जाती है या उनका घर तोड़ दिया जाता है, तब वो अपने रास्ते में आने वाली किसी चीज का ख्याल नहीं रखते। बिल्कुल ये ही इस ट्रोल के किंग के साथ हुआ। डोवरे माउंटेन की गहराई में उसका घर था, जहां वो सदियों से सो रहा था। रेलवे प्रोजेक्ट के ड्रिलिंग से उसकी नींद और घर दोनों टूट गए, इसलिए वो गुस्से में बाहर आ गया। जब वो ऊपर आया, उसे एक ऐसी दुनिया मिली जो उसके लिए बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं थी, और जहाँ जहाँ लोग उसे रोकने की कोशिश करते, वो उन पर अटैक करता गया, क्योंकि उसे लगता था कि उसके ऊपर हमला हो रहा है। वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा था, ओस्लो की तरफ, और लोग उसका रास्ता रोक रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रोल बार बार इंश्योर करता है कि वो कभी किसी बच्चे को हर्ट न करे। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे के साथ होता, ट्रोल उन्हें साइड करके आगे बढ़ जाता। ये बिहेवियर डायरेक्टली उसके अपने ट्रेजिक पास्ट से जुड़ा हुआ है, जिसका राज फिल्म में आगे जाकर खुलता है। टोबियस ने मरने से पहले नोरा को एक इम्पोर्टेंट क्लू दिया था, रिकर्ड सेंडिंग को ढूंढो। रिकर्ड ओस्लो के रॉयल पैलेस का लॉर्ड कैमरलीन है। जब नोरा उससे मिलती है, तब वो फाइनली बड़ा सीक्रेट रिवील करता है, जिससे पूरी कहानी का मतलब समझ आ जाता है। ये सब शुरू हुआ था 10th सेंचुरी में, जब नॉर्वे में क्रिश्चियनिटी फैल रही थी। किंग ओलेफ द होली चाहता था कि क्रिश्चियन वैल्यूज के अगेंस्ट कोई भी चीज एग्जिस्ट न करे, और ट्रोल्स उसके बिलीफ सिस्टम में फिट नहीं हो रहे थे। इसलिए ओलेफ और उसके सोल्जर्स ने ट्रोल के घर पर अटैक किया। उन्होंने ऑलमोस्ट सारे ट्रोल्स को मार दिया, इंक्लूडिंग छोटे ट्रोल बच्चे। लेकिन एक बेबी ट्रोल को उन्होंने जानबूझकर जिंदा छोड़ा, ताकि ट्रोल किंग अपने बच्चे को बचाने के लिए बाहर आए। जब ट्रोल किंग अपने घर से निकला, लोगों ने उसे एक गुफा में ट्रैप कर दिया, जहां वो सदियों तक फंसा रहा। 1849 में जब रॉयल पैलेस का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, एक सुपरस्टिशन ने कहा कि एक राजा का महल दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाना लकी होता है।
उन्हें ये पता नहीं था कि जिसका घर उन्होंने चूज किया वो एक ट्रोल किंग का घर था, इसलिए रॉयल पैलेस लिटरली ट्रोल के पुराने घर के ऊपर बन गया। रिकर्ड सेंडिंग रिवील करता है कि ओस्लो के रॉयल पैलेस के नीचे अभी भी ट्रोल किंग का पुराना घर और उसकी ट्रोल बच्चों के स्केलेटन्स पड़े हुए हैं। डोवरे माउंटेन में जो टनल बन रही थी उसकी ड्रिलिंग ने ट्रोल किंग की सदियों पुरानी कैद तोड़ दी। उस मूवमेंट से लेकर अब तक ट्रोल की एक्चुअल इंटेंशन सिर्फ एक ही है, अपने पुराने घर यानी ओस्लो के रॉयल पैलेस वापस जाना, क्योंकि वही उसका असली घर है और वहीं उसके ट्रोल बच्चों के अवशेष पड़े हैं। वो बेसिकली अपने बच्चों से फिर से मिलना चाहता है। इस एंगल से देखा जाए तो ट्रोल किंग कोई बेवकूफ मॉन्स्टर नहीं, वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जिस पर जुल्म हुआ है। इसीलिए वो पूरी फिल्म में किसी भी बच्चे या जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ होते हैं उन्हें हर्ट नहीं करता। उसे अपना दर्द उन लोगों में दिखाई देता है। लगभग 15 साल पहले टोबियस ने रॉयल पैलेस के नीचे छिपा हुआ ये सच गलती से खोज लिया था। उसने सच एक्सपोज करने की कोशिश भी की, लेकिन रॉयल फैमिली ने उसे फौरन बदनाम कर दिया। उसे बूढ़ा, पागल और सनकी डिक्लेयर कर दिया ताकि कोई उस पर भरोसा न करे। नोरा को बचपन में लगता था कि उसका डैड पागल हो गया है, लेकिन असल में वो सच बोल रहा था। अब जब ट्रोल किंग फाइनली अपने अंडरग्राउंड जेल से बाहर आ गया है, उसका टारगेट सीधा वही रॉयल पैलेस है। आर्मी और गवर्नमेंट को समझ आ जाता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ जाएगा, इसलिए ओस्लो को मिनटों के अंदर ही खाली करा दिया जाता है, क्योंकि ट्रोल पूरी स्पीड से अपने घर की तरफ भाग रहा होता है। गवर्नमेंट और मिलिट्री एक डंप और वायलेंट प्लान बना लेती है, ट्रोल किंग पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दो। इससे सिर्फ ट्रोल ही नहीं मरेगा बल्कि पूरा ओस्लो और आसपास के शहर भी तबाह हो जाएंगे। नोरा और उसके दोस्त ऑब्वियसली समझ जाते हैं कि ये जानलेवा फैसला है, इसलिए नोरा खुद एक स्मार्टर सोल्यूशन देती है। ट्रोल को मारना नहीं बल्कि उसे नेचुरली कमजोर बनाकर रोकना। असल में ट्रोल्स को क्रिश्चियन बेल की आवाज पसंद नहीं, वो चर्च बेल से ट्रोल को पहले भी डिस्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो वो काफी देर कंफ्यूज हो गया था। इससे नोरा समझ जाती है कि इतिहास की बातें असल में काम करती हैं। उसे ये भी पता चलता है कि ट्रोल सनलाइट में सरवाइव नहीं कर सकते। नोरा नोटिस करती है कि हाँ, ट्रोल दिन में जरूर दिखा है, लेकिन कभी डायरेक्ट सूरज की रोशनी में नहीं। हर बार जब वो जमीन पर आया, आसमान में बादल, अंधेरा या धुंध थी। सूरज की तेज रोशनी में वो कभी नहीं दिखा। इससे नोरा को क्लियरली आइडिया मिलता है ट्रोल को सूरज की रोशनी में लेकर जाना, ताकि उसे रोका जा सके बिना किसी खून खराबे के। इसके बाद नोरा अपने आर्मी वाले दोस्त कैप्टन क्रिस्टोफर होम्स से हेल्प लेती है। वो अपने कुछ सोल्जर फ्रेंड्स को बुलाता है और खुले मैदान में हंड्रेड्स ऑफ सोलर लाइट पैनल लगा देता है, ताकि एक मैसिव सनलाइट लेवल का ट्रैप रेडी हो जाए। उधर नोरा ट्रोल किंग को अट्रैक्ट करने के लिए उसके मरे हुए बच्चों में से एक का स्केलेटन यूज करती है, जो गलती से टूट जाता है और ट्रोल किंग फुल ऑन बदला मोड में आ जाता है। अब वो किसी भी हालत में सब कुछ बर्बाद करना चाहता है जिन्होंने उसके बच्चे को मारा। फिर भी नोरा उसे किसी तरह उस मैदान तक ले आती है। जैसे ही ट्रोल किंग पहुंचता है, सोल्जर सारे सोलर पैनल एक साथ ऑन कर देते हैं। रोशनी सूरज जितनी तेज होती है कि ट्रोल किंग उसमें फंस जाता है और फाइनली उसकी मूवमेंट बिल्कुल रुक जाती है। नोरा को अपने डैड की एक चीज पहले बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, उनका ट्रोल के लिए रिस्पेक्ट। उनके हिसाब से ट्रोल भी नेचर का हिस्सा थे, बिल्कुल इंसानों और जानवरों की तरह। पर धीरे धीरे नोरा ने अपने एक्सपीरियंस से ये समझ लिया कि ट्रोल्स इंसानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत नहीं रखते। ट्रोल किंग ने तो पूरी कोशिश की थी कि कोई मासूम बच्चा ये फैमिली हर्ट ना हो। इसीलिए जब नोरा को समझ आता है कि ये रोशनी ट्रोल को बहुत जल्दी मार देगी, तो उसके अंदर एक गिल्ट जगता है। उसे लगता है कि इस क्रिएचर को मरने देना गलत होगा। बाकी सब, इवन उसके दोस्त भी मानते हैं कि ट्रोल किंग को मार देना ही बेस्ट ऑप्शन है। पर नोरा डिसएग्री करती है। वो सारी लाइट पैनल ऑफ कर देती है और ट्रोल किंग को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि वो सिटी छोड़कर वापस पहाड़ों में चला जाए। वो प्रॉमिस भी करती है कि इंसान उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लगता भी है कि ट्रोल किंग बात समझ रहा है, पर इससे पहले कि वो कोई डिसीजन ले, आसमान में सुबह का सूरज उगना शुरू हो जाता है। रियल सनलाइट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और नोरा चाहे भी तो इसे रोक नहीं सकती। आखिर में ट्रोल किंग उस सूरज की रोशनी से घायल हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिल्म ट्रोल के आखिर में एक छोटा सा मिड क्रेडिट सीन आता है। सीन हमें वापस ले जाता है डोवरे माउंटेन में। यहाँ एक टनल है जो खाली पड़ा है। टनल की गहराई में एक भारी भरकम पत्थर अचानक हिलने लगता है और इधर उधर टूटकर बिखर जाता है, जैसे कोई बड़ा क्रिएचर नीचे से बाहर आ रहा हो। साथ ही गुर्राने की आवाज आती है। ये क्लियरली कंफर्म करता है कि और भी ट्रोल जिंदा हैं और अब वो जमीन पर आने के लिए रेडी है। मतलब ट्रोल 2 में फिर से कियोस मच सकता है। शायद सीक्वल में सिर्फ ट्रोल्स ही नहीं बल्कि नॉर्वियन फोकलोर के और भी क्रिएचर्स दिखाए जाएंगे
और फिर से नोरा टाइडमैन को ही सेलेक्ट किया जाएगा ताकि वो इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करे और नॉर्वे को एक और जाइंट मॉन्स्टर से बचाए। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।